सभी का मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं राजेश्वर और लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन हैं और जिन्होंने भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। आज हम मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से जो चर्चा करना चाहते हैं वह है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे कुछ बिंदुवार। मैं कुछ चीजों को आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा को आप समझाएं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे जीडीपी क्या है। सबसे पहले हम जीडीपी को पढ़ेंगे, जीडीपी क्या होता है। फिर जीडीपी के बाद हम देखेंगे एनडीपी क्या होता है। फिर एनडीपी के बाद हम आगे बढ़ते हुए जीएनपी की बात करेंगे और जीएनपी के बाद फिर हम एनएनपी की बात करेंगे और एनएनपी को ही हम फैक्टर कास्ट पर जब मेजर करेंगे, कारक लागत पर मेजर करेंगे तो वही देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। एक तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इस प्रकार का डिफिनेशन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में प्रीवियस क्लास में देखा है। हम फाइनल आंसर जो है यहाँ पर आकर के रुकेंगे, यहीं पर हमको रुकना नहीं है, कुछ और भी डेफिनेशंस इससे संबंधित हमको जान लेना है। जैसे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल इनकम को समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसे समझने के बाद हम जानना चाहेंगे प्राइवेट इनकम क्या है। फिर उसके बाद पर्सनल इनकम क्या होता है, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। ठीक, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है यानी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय किसे कहते हैं। प्राइवेट इनकम मतलब निजी या संस्थागत आय, पर्सनल इनकम मतलब व्यक्तिगत आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की अवधारणा को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग समझने का बाद प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से पीसीआई तक जाकर के हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ और भी छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए राष्ट्रीय आय से संबंधित, उन पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जीडीपी। देखिए, मैं आंकड़ों पर बहुत अधिक फोकस नहीं करूंगा अभी। जब हम पढ़ेंगे देश का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, वहां पर हम आंकड़ों पर भी बात करेंगे। अभी हम केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा। जब भी डेटा की बात होगी तो डेटा को हम लोग कहां पढ़ेंगे, डेटा को हम आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक वर्ष आता है, बजट प्रत्येक वर्ष आता है, तो डेटा भी चेंज होते रहता है। तो इकोनॉमिक्स का जो डायनेमिक सेक्शन है, डायनेमिक पार्ट है, वह आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ही है। तो वहां पर जितने भी डेटा वाले पोर्शन है उसको हम लोग कवर करा देंगे। यहां पर केवल हमको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जीडीपी की। फर्स्ट इट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसे हम लोग को समझना है। दो बातें आप लोग को विशेष करके ध्यान में रखना है यहां से। जब भी ये जो डी शब्द आएगा, डी का अर्थ होता है डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू का मतलब आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपना भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, उन्हीं आर्थिक गतिविधियों के विषय में हम लोग बात करेंगे। जब भी हम डोमेस्टिक शब्द का प्रयोग करेंगे, घरेलू शब्द का प्रयोग करेंगे, जब भी हम नेशनल शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे, नेशनल मतलब राष्ट्रीय शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे, तो राष्ट्रीय शब्द के प्रयोग में हम जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, हम अन्य देशों के साथ भी क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो एक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा है ना, वो यहां पर इंप्लीमेंट होता है कि जब भी जीएनपी या एनएनपी की हम लोग बात करेंगे, नेशनल शब्द का बात होगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा में, तब आप लोग ध्यान में रखिएगा हम अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। या हो सकता है कि हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर के कुछ राष्ट्रीय आय प्राप्त कर रहे होंगे, कुछ पैसे इनकम गेन कर रहे होंगे, विदेशी लोग हमारे देश में रह करके इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो हम नेशनल शब्द जब भी आएगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब भी हम डोमेस्टिक शब्द की बात कर रहे होंगे तो डोमेस्टिक शब्द में आप लोग हमेशा याद रखना, देश के भीतर ही, देश के बाउंड्री के अंदर ही, ठीक है, भौगोलिक सीमा के अंदर ही जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा या आर्थिक गतिविधियां होगा, उसी आर्थिक गतिविधियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब जीडीपी आसानी से आपको समझ में आएगा। जीडीपी में देखिए एक शब्द है डोमेस्टिक, यानी घरेलू, यानी कि हम देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों के विषय में बात करेंगे। देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हम बात करते हुए पाते हैं, देश के अंदर हम आर्थिक गतिविधियों के विषय में बात करते हुए पाते हैं किसी इस निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर। ध्यान दीजिएगा, हाउ टू डिफाइन जीडीपी, हाउ टू डिफाइन जीडीपी। किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, हमारे यहां का वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये भी आप लोग ध्यान में रखना है आपको। वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भारत देश का क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। तो किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, वित्तीय वर्ष में उत्पादित प्रोडक्ट, प्रोड्यूस्ड या उत्पादित आप कह सकते हो, उत्पादित अंतिम, उत्पादित वस्तु और सेवाओं का आप कहिए क्या, उत्पादित वस्तु और सेवाओं का, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक, या इसे ही हम बाजार मूल्य भी कहते हैं, बाजार मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। पुनः एक बार सुन लीजिए कैसे डिफाइन करना है। मैं 3-4 पॉइंट आपको बताया हूं, इन 3-4 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं आपके आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो कैसे याद रखना है, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर, जैसे मैंने आपको बताया ना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना तो 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आपको डिस्कस करना है, बात करना है। तो किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य या अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? अब देखिए इसके बाद थोड़ी
सी इस पर और हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आपके प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो ये कि बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है, बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है, ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है। बाजार मूल्य पर जीडीपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या होता है भाई? बाजार मूल्य पर जीडीपी का अर्थ है कि वर्तमान मूल्य पर जीडीपी क्या है, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी क्या है, यानी मार्केट कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी निकल के आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बाजार मूल्य पर जीडीपी कहते हैं। आजकल आप लोग देखिएगा बाजार मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर हम एक जीडीपी का एक नया कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवीए कहते हैं। जीवीए, जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसे हम सकल मूल्य वर्धन कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। सकल मूल्य वर्धन मतलब उत्पादन के प्रत्येक चरण में, मार्केट तक पहुंचने तक उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्य की वृद्धि होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। फैक्ट्री से निकलता है कोई भी वस्तु तो फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने तक उसमें कहीं ना कहीं मूल्य में वृद्धि होने लग जाती है, मूल्य में वृद्धि होती रहती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वर्तमान मूल्य पर जो जीडीपी हम फाइंड आउट करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, साधन लागत पर सकल मूल्य जो है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। मैं बताऊंगा अभी कॉस्ट और मूल्य क्या होता है, क्लास के अंत में उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। साधन लागत पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस आप लोग क्या कर देंगे, इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसे माइनस कर देंगे। ठीक है। और अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो सब्सिडी को आप जोड़ देंगे, छूट को जोड़ देंगे, तो क्या निकल के आ जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाता है। यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, जो भी हमारे द्वारा टैक्स दिया गया है उस इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, और सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसे हम जोड़ देंगे। अब ध्यान में रखिएगा, इनको संयुक्त रूप से एक टर्म लिया जाता है इस संदर्भ में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी बोलते हैं इसको, एनआईटी, निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक नया टर्म है निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर हम लोग क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। निवल अप्रत्यक्ष कर मतलब टोटल इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जा रही है उस सब्सिडी को आप जोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं जीडीपी पर, मार्केट प्राइस पर, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? जीडीपी समझ में आया। अब जीडीपी के बाद हम देखना चाहते हैं एनडीपी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनडीपी? एनडीपी
जीडीपी के बाद हम देखना चाहेंगे एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद। अब भाई निवल घरेलू उत्पाद क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय निवल घरेलू उत्पाद? हमको जो भी जीडीपी प्राप्त हुआ है, जो भी हमको जीडीपी प्राप्त हुआ है, उस जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब इसे ही हम मूल्य ह्रास कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एनडीपी क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद में जो भी मूल्य ह्रास हुआ है उसे हम घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एनडीपी प्राप्त होगा, निवल घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा समझिएगा डेप्रिसिएशन क्या है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन को समझ नहीं पाते। डेप्रिसिएशन, उदाहरण के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को आपने 70,000 रुपए में परचेज किया। अब आप उसे 1 महीने बाद बेचते हैं, 2 दिन बाद ही बेचते हैं, तो 70,000 रुपए में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। यानी कुछ ना कुछ उसमें मूल्य ह्रास हुआ, उसके मूल्य में गिरावट आई। उसी मूल्य गिरावट को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब भी हम राष्ट्रीय आय का गणना कर रहे होते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संदर्भ में, तो साइमन कुजनेस ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा को बनाते हुए कहा कि भाई राष्ट्रीय आय में हम जीडीपी को अगर हम काउंट करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को, तो जो भी हमने, जैसे कि उदाहरण के लिए हम पैनल की बात करें, इस पैनल में हम पढ़ा रहे हैं, तो पैनल में बिजली यूज हो रहा है। इस पैनल में हो सकता है बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स आने लग जाएं, हो सकता है इसमें कुछ खर्च और हमको करना पड़ जाए, मतलब कि हो सकता है कि इसमें आगे चल करके हमको और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने लग सकते हैं, है कि नहीं? तो इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मूल्य ह्रास कहेंगे। कोई भी वस्तु है, उसका समय के साथ साथ उसमें क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। आपका मोबाइल फोन आपने 20,000 रुपए में खरीदा है, आप सेकंड हैंड उससे लेने जाते हैं, तो बेचने जाते हैं, तो कोई भी 20,000 रुपए में नहीं खरीदेगा। 4,000, 5,000 रुपए, 7,000, 8,000 रुपए में ही आपसे डिमांड करेगा। क्यों? उसका डेप्रिसिएशन हो गया, उसको यूज कर लिया गया है, इस नाम से उसमें क्या हो गया है? डेप्रिसिएशन हो गया है। बात समझ में आया? तो निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई? एनडीपी प्राप्त होता है, निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। क्लियर? इस बात को भूलिएगा नहीं। अच्छा, निवल घरेलू उत्पाद के बाद हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अब जीएनपी के संदर्भ में। जीएनपी क्या होता है? देखिए जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय शब्द आ गया ना, ध्यान रखिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने आपको बताया जब भी हम राष्ट्रीय शब्द का उपयोग करेंगे तब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी आर्थिक गतिविधियों को समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे होते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी को आप कांस्टेंट रखिए, जीडीपी को आप कांस्टेंट रखिए। जीडीपी में क्या करना है ना, जीडीपी में क्या करना है, हम जीडीपी में क्या करेंगे? देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को, देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा देंगे। देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को जीडीपी में घटा देंगे और देश के
बाहर रहकर देश के बाहर रह करके भारतवासियों के द्वारा जो भी आय अर्जित किया जाता है उसे हम जीडीपी के साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। तो जीडीपी में हम कह सकते हैं विदेशों में रहकर देशवासियों द्वारा अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित आय को हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे कि आप कहते हैं पिज्जा खाते हैं, है ना, तो पेप्सी है और मैकडोनल्ड है, डोमिनोज पिज्जा है, तो ये सभी क्या है? विदेशी कंपनियां हैं। अब विदेशी कंपनियां भारत के अंदर अपना फैक्ट्री ओपन करे हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अपना इनकम का सोर्स बना के रखे हुए हैं। तो इनका जो भी आय है, एक वित्तीय वर्ष में जो भी अर्जित आय है उसे हम लोग क्या करेंगे? जीडीपी में माइनस करेंगे। और हमारे देश के लोग, टाटा बिरला लोग अगर देश के बाहर भी कंपनियां स्थापित किए हैं और वहां जो अर्जित कर रहे हैं आय, उस अर्जित आय को हम अपनी जीडीपी में काउंट कर देंगे, तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? देश का जीएनपी कहेंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एनएनपी पर बात करते हैं। एनएनपी क्या है? एनएनपी एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में हम किसे माइनस कर देते हैं? डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? एनएनपी निकल के आ जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब भी जीएनपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास, जो भी डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, हानियां होती हैं, उन हानियों को, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, इसी एनएनपी की गणना हम साधन लागत पर करेंगे। इसी एनएनपी की गणना हम कहां पर करेंगे? साधन लागत पर करेंगे। एनएनपी की गणना या कैलकुलेशन, एनएनपी की गणना हम किस आधार पर करेंगे? फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे। इसे हम साधन लागत कहते हैं। साधन लागत कहते हैं। जब भी एनएनपी की गणना हम साधन लागत पर करते हैं, जब भी एनएनपी की गणना हम साधन लागत पर करते हैं, उसे ही देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसे ही देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी एनएनपी का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाए, जब भी एनएनपी का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाए, उसे ही हम देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसे ही हम आरएनआई भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग आरएनआई कह देते हैं, रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है,
तो यहीं तक आके हमको रुकना था। जब भी एनएनपी की गणना हम किस आधार पर करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। क्लियर? थोड़ा सा इस बात को आप लोग समझिएगा, मूल्य और लागत क्या है। मूल्य और लागत, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूं ताकि आपको यह बात और अच्छे से समझ में आए। प्राइस और कॉस्ट। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत भी दो प्रकार का होता है, एक फैक्ट्री कॉस्ट होता है जिसे हम कारक लागत कहते हैं, ठीक है, और एक मार्केट कॉस्ट होता है जिसे हम बाजार लागत कहते हैं, बाजार लागत कहते हैं। उसी प्रकार से मूल्य भी दो प्रकार का होता है, कांस्टेंट प्राइस होगा, कांस्टेंट प्राइस, और रेगुलर प्राइस, या इसे ही हम करेंट प्राइस भी कह देते हैं, रेगुलर या करेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब स्थिर मूल्य, रेगुलर या करेंट प्राइस मतलब वर्तमान मूल्य, या इसे ही हम लोग चालू मूल्य भी कह देते हैं, या इसे ही बाजार मूल्य भी आप कह सकते हो, वर्तमान या चालू मूल्य। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो भारत देश में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर होती है? कांस्टेंट प्राइस और कारक लागत पर। किस आधार पर होता है? कांस्टेंट प्राइस और कारक लागत पर। लेकिन 2017 के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार मार्केट कॉस्ट और रेगुलर प्राइस यानी कि चालू मूल्य पर भी राष्ट्रीय आय का गणना कर रही है, जिसे हम लोग जीवीए के नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको इसके संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर आपको लिखा होगा इसे आप लोग ध्यान से देखना, 2020-21, 21-22 का ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जीवीए लिखा होगा कहीं पर, मतलब जीवीए जब भी काउंट किया जा रहा है तो जीवीए किस आधार पर काउंट किया जा रहा है भाई? यहां पर देखिए, प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ जीवीए एट द बेसिस प्राइस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस लिखा हुआ है, करेंट प्राइस। यहां पर देखो ना, मैं इसको जूम कर देता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, करेंट प्राइस लिखा हुआ है। कैसा करेंट प्राइस लिखा हुआ है? जीवीए एट बेसिस ऑफ प्राइसेस करेंट प्राइस लिखा हुआ है 2019, 20, 20, 21 और 21, 22। तो ये जीवीए मतलब मैं बताया ना, राष्ट्रीय आय का जब आंकलन हो रहा है तो राष्ट्रीय आय का आंकलन जीवीए के आधार पर भी हो रहा है। तो जब भी जीवीए के आधार पर होगा तो वर्तमान मूल्य को लेकर के चलेंगे, और वर्तमान मूल्य के साथ साथ हम बाजार लागत को लेकर के चलेंगे। अब बात को समझना थोड़ा सा, ये जो है ना, कारक लागत क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। उदाहरण के लिए ये पेन एक फैक्ट्री में बनकर कितने मूल्य में तैयार हुआ, मतलब इस पेन का एमआरपी कितना भी रहे, नो प्रॉब्लम, ये बाजार में इसको बनने में कितना खर्च आया। उदाहरण के लिए बाजार में नहीं, फैक्ट्री में इस पेन को बनने में कितना खर्च आया। उदाहरण के लिए इस पेन को फैक्ट्री में बनने में, मेक साहब का जो फैक्ट्री है वहां पर इसको बनने में सपोज दैट 100 रुपए का लागत आया है, 100 रुपए का लागत आया है। तो 100 रुपए इसका क्या हो जाएगा? कारक लागत होगा। क्या होगा? हालांकि इसका मूल्य कितना, 1000 रुपए एमआरपी है, तो एमआरपी क्या कहलाएगा? इसका चालू मूल्य कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका कारक लागत है, फैक्ट्री में जितने मूल्य में बन करके तैयार हुआ है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट कह देते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट कह देते हैं। बाजार लागत क्या है? बाजार तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी के माध्यम से, है ना, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब टैक्स वेक्स मिला करके, कहीं परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सबको मिला करके बाजार तक पहुंचने तक, मतलब कि जो व्यापारी है, व्यापारी तक पहुंचने में इस
इस वस्तु का जितना लागत आया है उस लागत को हम क्या कहते हैं, बाजार लागत कहते हैं। वहीं प्राइस के संदर्भ में दो प्रकार के प्राइस होते हैं, करेंट प्राइस और रेगुलर प्राइस, यानी स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। जहां कांस्टेंट प्राइस किसी आधार वर्ष पर डिपेंड करता है, आधार वर्ष, इसके लिए कोई बेस ईयर होता है, आधार वर्ष। भारत में आधार वर्ष अभी वर्तमान में क्या है, 2011-12, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि आधार वर्ष को हम लोग 2011-12 ही क्यों मानते हैं, 2017-18, 19-20, 20-22 क्यों नहीं मान लेते। उसका कारण यह है कि कांस्टेंट प्राइस का वैल्यूएशन इन्फ्लेशन के आधार पर होता है। जिस वर्ष किसी देश में कुल वस्तु और सेवाएं, कुछ ऐसी वस्तु और सेवाएं हैं, जैसे कि आप लोग अभी मुद्रास्फीति के अंतर्गत मैं दो प्रकार के सिद्धांत पर डिस्कस करूंगा आगे चल करके, WPI और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 197 वस्तुओं को रखा गया है, तो 697 वस्तुओं को रखा गया है, कितना, 697। तो 697 वस्तुएं हैं, वो आम जनता के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं। तो उसका मूल्य आम जनता उठा पाए, उसको आसानी से उसको खरीद कर पाए, किसी प्रकार का परेशानी ना हो, ऐसी कंडीशंस को देखते हुए पता लगाया जाता है कि बाजार में कहीं महंगाई तो अधिक नहीं है, बाजार में कहीं मूलभूत जो वस्तुएं हैं उसको आम जनता तक पहुंच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और जब मुद्रास्फीति नियंत्रण होता है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है, मतलब महंगाई बहुत अधिक नहीं होती है, उसी वर्ष को हम लोग आधार वर्ष मान लेते हैं। भारत का आधार वर्ष अभी क्या है, 2011-12, यानी 2011-12 में अगर प्याज का कीमत 10 रुपए रहा होगा और आज प्याज की कीमत अगर 40 रुपए हो गया, तो निश्चित रूप से 30 रुपए का ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो जब भी तुलनात्मक अध्ययन करना होता है ना, तो बेस ईयर यानी कांस्टेंट प्राइस पर हम लोग इसको ध्यान में रख करके करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस के आधार पर मूल्य कितना था और रेगुलर प्राइस पर अभी वर्तमान वर्ष में चालू मूल्य पर कितना है। देखो अभी चालू मूल्य 2022-23 कहलाएगा, 2022-23 में कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चालू मूल्य मतलब कि 2022-23 अभी वर्तमान में, और कांस्टेंट प्राइस मतलब 2011-12 में उस वस्तु या सेवा की कीमत क्या थी और अभी 2022-23 में उस वस्तु और सेवा की कीमत क्या है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय के आंकलन के संदर्भ में। तो हमने कहा जब भी फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर, साधन लागत, और यहां पर मैं एक शब्द जोड़ देना चाहता हूं, एक शब्द और जोड़ लीजिए, स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य। जब एनएनपी की मूल्यांकन, जब एनएनपी का मूल्यांकन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन साधन लागत और स्थिर मूल्य पर किया जाता है, तो देश का राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होता है। इसे ही हम रियल नेशनल इनकम या वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया, वेरी गुड। इसके बाद देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिस पर हम लोग बात करना चाहेंगे अभी। एनआई का अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो या फिर कुछ फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, इसे कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा, एन आई इक्वल टू एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट में आप लोग माइनस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें आती हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, और साथ ही साथ सब्सिडी आता है, ठीक है, यानी कि छूट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन एनपीएट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक, ये फार्मूला है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम।
यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? तो प्रति व्यक्ति आय का जब आंकलन किया जाता है, पीसीआई इक्वल टू नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाई, नेशनल इनकम एक फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाई देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि कुल मिलाकर के नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में देश की कुल जनसंख्या को भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वर्षवार अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें 2021-22 का जो अपने पास डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हम पीसीआई पर डिस्कस करें। जैसे यहां पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी को हम ध्यान दें, तो जीडीपी में आप देखिएगा, जीडीपी में 1,49,701 और फिर 1,46,087 रुपए और 1,72,913। 2021-22 में क्या है? 2021-22 में 1,72,913 रुपए ध्यान में रखिएगा। ये जो है स्थिर मूल्य पर जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसका आंकलन है। इसको हम लोग जब भी इसको और डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस पर और भी अच्छे से बात करेंगे। जैसे स्थिर मूल्य वो चालू मूल्य पर था, स्थिर मूल्य पर यह है 1,07,670 रुपया, और वहीं चालू मूल्य पर अगर पूछा जाए तो चालू मूल्य पर कितना? 1,72,913 रुपया 2021-22 में। तो ये पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है। क्लियर? बात समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति आय भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन पर भी थोड़ा सा बात कर लेना चाहेंगे 5 मिनट। फिर राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे 3 प्रमुख शब्दावली हैं, 3 प्रमुख शब्दावली एक एक करके इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे पीआई, पीआई का मतलब है प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है। एक और पीआई होता है, इसका मतलब होता है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, ठीक है। एक होता है पीडीआई, पीडीआई का मतलब होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम मतलब निजी आय, निजी आय। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम मतलब व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय। और वहीं पीडीआई का मतलब होता है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तीनों को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास सपोज कोई एक कंपनी है एबीसी नाम का, इस कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर वो कितना है? सपोज आपने एक संस्था है, आपका एक संस्था है, ठीक है, आपका एक क्या है? संस्था है, और इस संस्था का टर्नओवर कितना है भाई? इस संस्था का टर्नओवर सपोज दैट 500 करोड़ रुपए है। इस संस्था का टर्नओवर कितना है? 500 करोड़ रुपए। तो किसी संस्था को एक फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त कुल आय को निजी आय कहते हैं। किसी संस्था या संगठन को एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल आय को हम क्या कहेंगे? निजी आय कहेंगे या प्राइवेट इनकम कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत आय किसे कहेंगे? What do you mean by पर्सनल इनकम क्या है? अब देखो, वेजेस देना है,
आपने एक संगठन तैयार किया है, वहां पर वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, तो सब प्रकार की लाइबिलिटीज को घटाकर आपके पास कितना बच जाता है? 300 करोड़ रुपए आपने माइनस कर दिया, -300 करोड़। तो आपके पास बचा कितना? 200 करोड़। आप ऑनर हैं, ठीक है, आप उस कंपनी के, एबीसी कंपनी के ऑनर हैं, तो आपके पास अब कितना पैसा बचा? 200 करोड़ रुपए बचा। अब इस 200 करोड़ रुपए को ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत आय कहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत आय 200 करोड़ रुपए आपका पर्सनल इनकम हो गया, ठीक है, व्यक्तिगत आय हो गया। इसमें आप डायरेक्ट टैक्स दोगे कि नहीं? इनकम टैक्स दोगे कि नहीं? तो इसमें आपने माइनस क्या कर दिया? इनकम टैक्स कर दिया, इनकम टैक्स। मान लिया जाए उदाहरण के लिए, इस पर आप लोग इनकम टैक्स निकालते रहना कितना हो रहा है, लगभग मान लिया जाए 40 करोड़ रुपए आपने क्या कर दिया? इनकम टैक्स दे दिया। अब 40 करोड़ इनकम टैक्स देने के बाद आपके पास कितना बच गया? यहां पर 160 करोड़ रुपए। कितना बचा? 160 करोड़ रुपए। अब 160 करोड़ रुपए को किसी को दान दो, चाहे मुझे ही दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 करोड़ रुपए ही आपका क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कहलाएगा, जहां पर उस पैसे को खर्च करने का, उस पैसे को व्यय करने का पूर्ण अधिकार, पूर्ण राइट आपका है, क्योंकि यहां पर आपने सरकार को भी टैक्स अदा कर दिया है और आपका जो निजी आय था, प्राइवेट इनकम था, प्राइवेट इनकम टर्नओवर में आपने सारी लायबिलिटीज घटा करके आपके पास कितना बचा? 200 करोड़ रुपए बचा। इस 200 करोड़ रुपए में आपने इनकम टैक्स को भी घटा दिया, तो आपके पास कितना बचा? 160 करोड़ बचा, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, इसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है, हरित जीडीपी क्या है? तो इसे भी आप लोग जाते जाते समझ लीजिए। हरित जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी क्या है? तो ग्रीन जीडीपी को भी हम लोग समझ लेना चाहते हैं भाई। ग्रीन जीडीपी क्या है? इसे हम हरित जीडीपी भी कह देते हैं, हरित जीडीपी कह देते हैं। अब भाई हरित जीडीपी वास्तव में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी में, ग्रीन जीडीपी इक्वल टू जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में पर्यावरण ह्रास को माइनस कर देते हैं, पर्यावरण ह्रास को माइनस कर देते हैं। अब पर्यावरण ह्रास को माइनस कर देते हैं, उदाहरण के लिए आप समझना, पर्यावरण को उत्पादन हम कर रहे हैं तो फैक्ट्रियों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उस पर्यावरण के नुकसान को हम लोग माइनस कर देंगे जीडीपी में। उदाहरण के लिए आपने एसी बनाया, अब एसी से क्या निकल रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैस निकल रहा है। तो एक मोटा मोटा अनुमान मिल जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी एक साल में कितनी एसियां बनाती, एसी बनाया, उसका कम से कम मोटा मोटा रिकॉर्ड रहता है, और एक एसी कितना सीएफसी गैस रिड्यूस कर सकता है, उसका भी मोटा मोटा हिसाब वार्षिक दर पर हो सकता है ना? तो उसी हिसाब को एग्जैक्ट तो अनुमान, एग्जैक्ट तो हमको डेटा मिलेगा नहीं, तो अनुमानित हमें पता चल जाता है कि भाई हमने उत्पादन की प्रक्रिया में, आर्थिक गतिविधियों की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया। तो पर्यावरण ह्रास को हम लोग जीडीपी में माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रीन जीडीपी प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई नेशनल इनकम के संदर्भ में नेशनल इनकम को किस प्रकार से गणना किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कौन कौन से सरकारी क्षेत्र हैं या सरकारी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय आय का गणना करती है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्लास में। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।